हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एडुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के चैप्टर 3 डेट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं प्लस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, हर एक्टिविटी से हमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एज वेल एज अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी सिंपल सी एक्टिविटी है। इसमें क्या कह रहा है कि कुछ सैंपल्स लेना है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये 4 सैंपल्स लेने हैं। उसके बाद इसको देखना है कि इसका अपीयरेंस कैसा है, ये दिखने में कैसा है। अपीयरेंस का क्या मतलब है कि ये कैसे दिखते हैं। तो जब हम इन मेटल्स को देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि ये दिखने में डल होते हैं, है ना, ये हमें डल दिखाई देते हैं। फिर क्या कह रहा है, क्लीन द सर्फेस ऑफ इच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। अब इसको सैंड पेपर की हेल्प से इसको रब करना है, इसकी जो सरफेस है उसको सैंड पेपर की हेल्प से रब करना है और तब इसके अपीयरेंस को अगेन नोट करना है, देखना है कि कैसा होता है। तो जब हम इसे रब कर देते हैं तो हम देखते हैं, अब जैसे कि आप देखो, आप अपने कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं। ग्रिल आता है, नए नए घर बनते हैं, जब ग्रिल लगता है तो उसमें जंग लगा हुआ होता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, सैंड पेपर से साफ़ किया जाता है। जब सैंड पेपर से साफ़ करते हैं तो वो चमकदार हो जाता है, क्या हो जाता है, शाइनी हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो जितने भी मेटल्स हैं, फेरस है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, जब हम इसे रब कर देते हैं अच्छे से तो इसकी जो सरफेस है वो शाइनी हो जाती है, शाइनी दिखने लगती है। तो ओवरऑल इसका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, ऑल मेटल्स अपीयर डल आफ्टर रबिंग विद सैंड पेपर। आयरन शाइनी ग्रे में ग्रे कलर का दिखने लगता है, कॉपर जो है शाइनी रेडिश कलर का दिखने लगता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है वो शाइनी सिल्वरी ग्रे कलर का दिखने लगता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है तो इसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज मेटल्स जो होते हैं ना, वो जब ऐसे ही रखे हुए होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे आसपास एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उन एयर पार्टिकल्स में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अगर हम इसे ऐसे ही खुले में हवा में छोड़ के रखते हैं तो क्या होता है कि इस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, उसी की वजह से ये डल दिखाई देते हैं। ऑक्साइड की लेयर हो गई या फिर हाइड्रोक्साइड की लेयर हो सकती है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ना। तो या तो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है या हाइड्रोक्साइड की लेयर बन जाती है या कैल्शियम कार्बोनेट किसी पे बन गया, कैल्शियम पे कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। तो इस तरह से मेटल्स के ऊपर ये लेयर बन जाती है जिसकी वजह से ये डल दिखाई देते हैं। और जब हम उसे सैंड पेपर से साफ़ करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है और ये शाइनी दिखने लगते हैं। दैट मीन्स क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। मेटल्स का जो सरफेस होता है वो होता है शाइनी, और इसी शाइनिंग को, मेटल की जो प्रॉपर्टी है शाइनिंग, उसको हम कहते हैं लस्टर, उसको कहा जाता है लस्टर। ठीक है, तो मेटल्स आर लस्टरस। कंक्लूजन क्या निकलेगा, मेटल्स आर लस्टरस, दैट मीन्स हैव शाइनिंग सरफेस, और इस प्रॉपर्टी को मेटेलिक लस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। अगेन वही सैंपल्स लेने हैं और उसके बाद इसको क्या करना है, कट, ट्राई टू कट दिस मेटल विद शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है एंड मैग्नीशियम है। इसको आपको नाइफ से कट करना है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें से आयरन को, कॉपर तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कट करना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम को बहुत डिफ़िकल्टी के साथ हम थोड़ा बहुत इस पर स्क्रैच कर पाते हैं, राइट। दैट मीन्स क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ये जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं। आगे क्या कह रहा है, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग्स। कॉशन इसमें ख्याल रखना है, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, क्योंकि सोडियम जो होता है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। इसको कभी भी खुले में नहीं रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत हाईली, बहुत विगोरसली रिएक्ट कर लेते हैं, ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। इसलिए हमेशा इसको केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और एक्सीडेंटल फायर नहीं कैच करे। ठीक है, तो इसलिए पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम, ये 2 मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनके साथ हमेशा एहतियात बरतना चाहिए। इसको हमेशा हम केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं। ठीक है, अब इसको कट करना है।
पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद नाइफ। अब सोडियम को यहाँ पे कह रहा है कि कट करने के लिए, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि सोडियम जो है वो क्या हो जाता है, ईजिली कट जाता है, सोडियम ईजिली कट जाता है। दैट मीन्स क्या कि ऑल मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि सोडियम और पोटेशियम होता है, यानी जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं ये एक्सेप्शन है। बाकी इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। तो ये जो एक्टिविटी दी गई है आपको हार्डनेस को बताने के लिए, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, सबसे पहले तो हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑल द फोर मेटल्स फाउंड टू बी वेरी हार्ड टू कट। और हार्डनेस कैसे होती है, तो ये हार्डनेस जो है हमने क्या देखा कि कॉपर की पतली वायर होती है तो वो कट हो जाती है ना। तो दैट मीन्स कि हार्डनेस जो है वो मेटल टू मेटल वेरी करती रहती है। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर कॉपर होता है और तब फेरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम के केस में हमने क्या देखा कि सोडियम इज कट इजीली, इंडिकेटिंग दैट इट इज अ सॉफ्ट मेटल। सोडियम सॉफ्ट मेटल है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। तो ओवरऑल इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकलता है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स, और इसके अलावा गैलियम और सीजियम जो होता है ना वो भी सॉफ्ट होता है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि मरकरी जो होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 3.3 में क्या कह रहा है, टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद अ हैमर। अब यहाँ पे आपको मैलिएबिलिटी चेक करने के लिए ये एक्टिविटी दी गई है, बिकॉज आप ऑलरेडी चैप्टर को पढ़े हुए हो, इसलिए मैंने यहाँ पे मैलिएबिलिटी मेंशन कर दिया है ना। इसमें क्या करना है, मेटल लेना है, आयरन लेना है, इस आयरन को पीटना है। ठीक है, हथौड़ा से इस पर पीटना है और देखना है कि क्या होता है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन और कॉपर ये इसके शेप में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, और जिंक जो है जब हम जिंक पे हथौड़ा मारते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है आयरन और कॉपर के शेप में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, जिंक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। डेट मीन्स क्या, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि मेटल्स जो होते हैं उसमें मैलिएबिलिटी पाई जाती है। And what is malleability? Malleability is the property of metal that it can be beaten into sheets. इसको पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, पीट कर इसको पतली चादर की तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा है एल्यूमिनियम फॉयल होता है, गोल्ड फॉयल होता है ना। तो ये सब क्या है, ये उसकी मैलिएबिलिटी के कारण हम उसको इस तरह से इस शेप में कन्वर्ट कर पाते हैं। बट जिंक जो है वो क्या है, ये ब्रिटल होता है। तो हम इसका ऑब्जर्वेशन कैसे लिखेंगे, आयरन स्लाइटली चेंज इन शेप, कॉपर और लेड फ्लैटन इनटू शीट्स, बट जिंक ब्रेक्स डाउन हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि मेटल्स आर जनरली मैलिएबल, दैट मीन्स कि दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, बट जिंक इज ब्रिटल। कुछ मेटल्स ब्रिटल भी होते हैं जैसे कि जिंक। और गोल्ड और सिल्वर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो मोस्ट मैलिएबल होते हैं, उनको बहुत बारीक शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 3.4 में कह रहा है लिस्ट द मेटल्स ओज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में किस किस मेटल्स के वायर्स को देखते हैं, तो आपने अपने घरों में कॉपर वायर जरूर देखा होगा, एल्यूमिनियम वायर्स भी देखा होगा, आयरन वायर्स कपड़े सुखाने के लिए जो हम वायर यूज़ करते हैं वो मोस्टली आयरन का भी देखने को मिलता है ना। तो ये वायर्स हम देखते हैं। दैट मीन्स क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि मेटल्स को खींच करके पतले वायर के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स मेटल्स आर डक्टाइल। इसकी डक्टिलिटी को चेक करने के लिए ये एक्टिविटी दी गई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 3.5 में कह रहा है टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। एल्यूमिनियम लेना है और कॉपर वायर लेना है, कोई एक। उसके बाद क्या करना है, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर, क्लैंप दिस वायर ऑन द स्टैंड, क्लैंप द वायर ऑन द स्टैंड। इस तरह से आपको सेटअप तैयार कर देना है। एक वायर लेना है, उसको यहाँ पे क्लैंप करके फिक्स कर देना है और यहाँ पे वैक्स से पिन को अटैच कर देना है, पिन को फिक्स कर देना है। उसके बाद इस साइड में है ना, ये क्लैंप से पास, क्लैंप के सटे हुए एक बर्नर रख देना है और उसको हीट करना है, इस वायर को हीट करना है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि
धीरे धीरे जैसे ही यहाँ से हीट सप्लाई होता है, हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि यहाँ पर जो वैक्स लगा हुआ है, यहाँ पर जो वैक्स लगा हुआ है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और मेल्ट हो करके ये पिन जो है वो नीचे गिर जाता है। वैक्स पूरी मेल्ट हो जाती है और ये पिन नीचे गिर जाता है। बट ये यहाँ से यहाँ पे वैक्स लगी हुई है वो मेल्ट हो जाती है, लेकिन इस वायर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मेल्ट नहीं होता है। इससे हमें दो बातें पता चली, वैक्स मेल्ट हो जा रहा है लेकिन ये वायर मेल्ट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या कि हीट तो यहाँ पे हम दे रहे हैं, तो हीट यहाँ से ट्रेवल करता हुआ इसके पास आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। दैट मीन्स कि मेटल्स जो होते हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं। हीट का ट्रांसफ़र होने का क्या मतलब, हीट कंडक्ट करना, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाने का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें यही पता चलता है। और इसके साथ ही हमने देखा कि यहाँ पे ये मेल्ट नहीं हो रहा है, ये मेटल मेल्ट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या कि मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो बहुत हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एंड जब कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन 3.2। इस तरह से आपको सेटअप तैयार करना है। यहाँ पे बैटरी लेना है, यहाँ पे दो इस तरह से लगा देना है, उसके बाद यहाँ पे एक बल्ब लगा देना है, यहाँ पे स्विच लगा देना है। अब क्या करना है, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन दिस सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। अब यहाँ पे आपको मेटल रखना है ना, यहाँ पे आपको मेटल रखना है और चेक करना है, यहाँ से स्विच ऑन कर देना है और चेक करना है कि ये बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब ग्लो कर जाता है। दैट मीन्स क्या कि ये मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। दैट मीन्स क्या कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है, और वो एक्सेप्शंस होता है लेड। लेड इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें 6th प्रॉपर्टी पता चली मेटल की कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन दैट इज कोल और ग्रेफाइट। यहाँ पे कार्बन के 2 एलोट्रॉप, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम एलोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ये ले लेना है। उसके बाद सल्फर एंड आयोडीन। अब यहाँ पे आपको नॉन मेटल चेक करना है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी चेक करनी है। अभी तक हमने मेटल्स के साथ देखा, अब हम नॉन मेटल को चेक करेंगे। नॉन मेटल्स लेना है और उसके बाद कैरी आउट द एक्टिविटीज 3.1 to 3.4 एंड 3.6, यानी कि हीट कंडक्शन वाली एक्टिविटी जो 3.5 में थी उसको छोड़ करके बाकी सारी एक्टिविटीज़ को आपको इसके साथ चेक करना है। दैट मीन्स क्या, फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, सरफेस का टाइप कैसा है, यानी वो लस्ट्रस होता है या नहीं होता है वो देखना है। सेकंड एक्टिविटी में हमने उसकी हार्डनेस चेक करी थी, थर्ड में हमने मैलिएबिलिटी चेक करा था, फोर्थ में डक्टाइलिटी चेक किया था, फिफ्थ में हीट कंडक्शन चेक किया था, उसको यहाँ पे स्किप किया गया है, और 6 में हमने देखा था कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। इसके साथ ही एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक करनी है, सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस, एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। अब जैसे कि आपने देखा होगा स्टील का बर्तन या स्कूल्स में बेल लगती है, तो वो बेल पे जब हम हैमर करते हैं तो वो टन से आवाज़ आती है ना, यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ कॉल्ड सोनोरिटी। तो ये सारे मेटल्स, ये नॉन मेटल्स लेने हैं और हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में पाई जाती है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें से कोई भी नॉन मेटल, ठीक है, कोल यहाँ पे सिंबल भी मेंशन करना है, ये नॉन लस्ट्रस होता है, हार्ड होता है, मैलिएबिलिटी नहीं पाई जाती है, डक्टिलिटी नहीं पाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं, सोनोरिटी भी नहीं पाई जाती है। बट ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जब हमने सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया तो हम ये पाते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
सेकंड एक्सेप्शन हमने ये देखा कि आयोडीन जो होता है वो लस्ट्रस होता है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शंस जो हैं वो आपको याद रखने हैं। बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं और नॉन सोनोरस होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, जिसको हम लोग आइए एक बार समराइज कर लेते हैं। सरफेस मेटल्स आर लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, एक्सेप्शन याद रखना है आयोडीन। हार्डनेस में हमने देखा कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, एक्सेप्शन में एल्कली मेटल्स सोडियम पोटेशियम और साथ में गैलियम सीजियम भी आपको ध्यान में रखना है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, बट डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बाकी सारे मेटल से भी सबसे ज़्यादा टफ होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, अभी तक जितने भी नेचुरल सब्सटेंस नोन हैं उसमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी में मेटल्स मैलिएबल होते हैं और गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। मेटल्स आर डक्टाइल, गोल्ड की बात करें तो ये मोस्ट डक्टाइल होता है, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर ड्रॉ कर सकते हैं। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। सोनोरिटी की बात करें तो मेटल्स आर सोनोरस यानी कि आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। इसके अलावा हमने मेल्टिंग पॉइंट्स भी देखा था, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अच्छा यहाँ पे हाँ हीट है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स, बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, है ना। और इसमें आपको याद रखना है कि सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए कॉपर वायर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए कॉपर वायर घरों में यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स में सारे के सारे पुअर कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हीट की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर एंड कॉपर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि बेस्ट कंडक्टर, 2 बेस्ट कंडक्टर कौन कौन है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक्सेप्शन भी है, 2 ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं, एक लेड और दूसरा मरकरी। मरकरी लिक्विड स्टेट में है इसलिए ये हीट कंडक्ट नहीं करता है। नॉन मेटल्स में सभी के सभी पुअर कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स का हाई होता है, बट एक्सेप्शन है गैलियम सीजियम। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि इसको हम हाथ पर रखते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, हम अपनी हथेली पर ही रखते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम और सीजियम का। नॉन मेटल्स में जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट एक्सेप्शन है डायमंड, इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्शन है मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये एक लौता है इसलिए इसको याद रखना है। नॉन मेटल्स में भी मोस्टली गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि कार्बन और सल्फर, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और ब्रोमीन ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एकमात्र एक ऐसा लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन, बाकी सारे के सारे गैसियस स्टेट में होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब। ठीक है, तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने सारे एक्सेप्शंस को एज इट इज़ जैसा बुक में दिया हुआ था वो यहाँ पे समराइज़ कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। एक्टिविटी 3.8 में क्या कह रहा है, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। यहाँ पे आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फर पाउडर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेज फॉर्म्ड एंड डिजॉल्व देम इन वाटर। पहले मैग्नीशियम को बर्न करना है, तो ये एक्टिविटी हमने 1.1 में ही करी है, फर्स्ट चैप्टर, राइट। तो हमने क्या देखा था कि जैसे ही हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ये एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसा होता है, ये सॉलिड होता है, इसको कलेक्ट कर लेना है, इसी को ऐश कहते हैं, राख कलेक्ट कर लेना है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद क्या करना है, इसको वाटर में डिसॉल्व करना है ना, इसको वाटर में डिसॉल्व करना है। तो जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम ये पाते हैं कि ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, और ये क्या बना लेता है, यहाँ पे एक्चुअली में रिएक्शन क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करना है, टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब इसको यहाँ पे इसमें जो सॉल्यूशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको चेक करना है। इसमें आपको लिटमस पेपर डालना है और चेक करना है कि रेड लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ब्लू लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये देखते हैं, जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर इसमें डालते हैं ये क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ओके, और ब्लू लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ब्लू ब्लू ही रहता है, रेड क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था ये कैसा है नेचर में, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक। फर्स्ट पैरा से हमें ये पता चला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब नेक्स्ट हमें नॉन मेटल से पता करना है कि इसके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सल्फर को बर्न करेंगे। अब बिकॉज सल्फर गैसियस स्टेट में होता है तो जब हम इसे बर्न करेंगे तो हमें इसे ऐश नहीं मिलता है, ठीक है, इससे हमें ऐश नहीं मिलेगा बल्कि फ्यूम्स मिलेगा। और उस फ्यूम्स को हमें किस तरह से कलेक्ट करना है, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब डाल करके हमें इस तरह से टेस्ट ट्यूब डालना है और नीचे हमें यहाँ पे बर्न करना है और ये इसमें कलेक्ट होगा, ठीक है। तो सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। फिर इस सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करना है, पानी में डिसॉल्व करना है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। यह सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। अब इस सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, लिटमस पेपर डालना है और चेक करना है कि क्या इफेक्ट होता है। तो जब हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया, रेड। और रेड लिटमस पेपर जब हम डालते हैं तो वो रेड ही रहता है। तो ऐसा कब होता है, किस कंडीशन में, दैट मीन्स दिस इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। इससे हमें पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो बना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो बना, वो क्या कैसा है, उसका नेचर एसिडिक है। तो इस एक्टिविटी से हमें यही कंक्लूजन मिलता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखने के लिए भी कह रहा है, तो इक्वेशन को भी आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनता है, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। फिर जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे तो किस तरह का रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद फिर सल्फर को जब हम बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा एंड देन जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा H2SO3, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.9, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। इसमें क्या करना है कि हमें सैंपल लेना है और उसे बारी बारी से बर्न करना है, इसलिए आई ग्लास पहन करके बिल्कुल सेफ्टी के साथ, प्रोटेक्शन के साथ इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है टीचर के असिस्टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सैंपल्स टेकन एबव, यानी कि इस एक्टिविटी से पहले जो पैरा स्टार्ट हुआ है ना, वहाँ पे कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं। तो उसमें है आपको पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फिर आयरन, कॉपर, जिंक, लेड भी है। ये सारे मेटल्स यहाँ पे मेंशन थे। तो इनमें से हमें बारी बारी से एक एक मेटल लेना है और उसको बर्न करना है और फिर अदर मेटल से इसी तरह से एक्टिविटी को रिपीट करना है और जो प्रोडक्ट बनता है उसको कलेक्ट करते जाना है। फिर क्या करना है, इसे ठंडा होने देना है और हमें ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि कौन ईजिली बर्न हो जाता है, यानी कि बर्न होने की रेट हमें देखनी है। फ्लेम कलर देखना है, ये रहा, है ना। उसके बाद हाउ डज मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, बर्न होने के बाद मेटल का सरफेस किस तरह का अपीयर होता है वो देखना है और उसके बाद हमें उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज करना है। तो चलिए 1 बाय 1 यहाँ पे हम कर लेते हैं। जब हम पोटेशियम को बर्न करते हैं तो पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ये बना लेता है पोटेशियम ऑक्साइड। ये इसी तरह से जब हमने सोडियम को भी बर्न किया तो ये भी बना लेता है सोडियम ऑक्साइड। बट इन दोनों का जो रिएक्शन होता है वो वेरी फास्ट होता है, वेरी विगोरसली रिएक्ट करते हैं ये, ठीक है ना, ये वेरी विगोरसली रिएक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये ऑब्जर्व करा कि जब पोटेशियम को हमने बर्न किया तो इसका कलर लाइलैक कलर का होता है और सोडियम जो है येलो कलर का फ्लेम देता है। और इसके बाद जब हमने मैग्नीशियम को बर्न करा तो ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक ऐश के फॉर्म में मिलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और जब इसे हम बर्न करते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, डेजलिंग वाइट, ठीक है। और इसके जो जलने की प्रोसेस होती है वो ये थोड़ा इजीली बर्न होता है। तो ये 3 मेटल्स ऐसे हैं जो इजीली बर्न हो जाते हैं। कैल्शियम को भी जब हम जलाते हैं तो वो जल्दी बर्न हो जाता है, कैल्शियम प्लस ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और बहुत सारी हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में। ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, उसके बाद ये जो रिएक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो रिएक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा विगोरस होता है, सोडियम सबसे ज़्यादा विगोरस होता है, उससे कम मैग्नीशियम, है ना, ये कैल्शियम से कम मैग्नीशियम होता है।
फिर इसी तरह से हमने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम को बर्न किया तो ये बनाता है Al2O3, इसका फ्लेम वाइट कलर का होता है। उसके बाद फिर हम कॉपर को जब बर्न करते हैं तो कॉपर बर्न नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग बन जाती है, जिससे ये पता चलता है कि ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से जब हम फेरस को बर्न करते हैं तो आयरन बर्न नहीं होता है, लेकिन जब इसकी फीलिंग्स ली जाती है, जब इसका रवा लिया जाता है तो वो बर्न हो जाता है ईजिली, और ये भी फेरिक ऑक्साइड की ब्लैक रेसिड्यू बनाता है। ठीक है, इसी तरह से सारे मेटल्स को हम 1 बाय 1 करके करते हैं। जब हमने जिंक को बर्न किया तो ये भी बना लेता है जिंक ऑक्साइड। तो आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे हैं कि हम जो भी मेटल्स को बर्न करते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करता है, लेकिन सबकी रिएक्टिविटी रेट अलग अलग है। कोई विगोरसली रिएक्ट करता है, कोई उससे कम रिएक्ट करता है, कोई उससे भी कम रिएक्ट करता है, और कोई सबसे कम रिएक्ट करता है। एंड कॉपर लिस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, कॉपर लिस्ट रिएक्टिव होता है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, आर दी प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। अब ये जो प्रोडक्ट मिले हमें, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और कौन सा मेटल लिया था हमने, लेड ऑक्साइड, है ना। तो ये सारे मेटल्स में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये 3 मेटल्स जो हैं, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, और बाकी सारे मेटल्स जो हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इसी को आप को यहाँ पे मेंशन करना था। हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी थी, रिएक्टिविटी देखना था कि कौन हाईली रिएक्टिव होता है, कौन लिस्ट रिएक्टिव होता है, कौन रिएक्ट नहीं करता है। सोडियम और सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल होते हैं जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। यही वजह है कि इसका यूज़ हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं। सबसे ज़्यादा विगोरसली कौन रिएक्ट करता है, पोटेशियम एंड सोडियम। इसीलिए इसको जब भी हम यूज़ करते हैं तो एहतियात बरतते हैं, क्योंकि ये खुले में रखने पर ही ये हवा से कॉन्टैक्ट में आता है और रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सोडियम एंड पोटेशियम को हमेशा केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है ताकि एक्सीडेंटल फायर से बचा जा सके। ओके, सो ओवरऑल इस एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पे मैंने इस सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे पुट ऑन कर दिया है, आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हर कंडीशन में मेटल ऑक्साइड तो बनाते हैं, लेकिन उनका जो रिएक्टिविटी रेट होता है वो अलग अलग होता है। वो मेटल टू मेटल वेरी करता है। कोई हाईली रिएक्टिव होते हैं और कोई लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, और कोई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। 3.10 में क्या कह रहा है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। इसमें भी सेम सैंपल लेना है, इसलिए यहाँ पे भी टीचर्स की हेल्प से ये एक्टिविटी करनी है। अब पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। अब यहाँ पे हमें वाटर से मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो चेक करना है। तो हमें लेना है यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, फिर फेरस लेंगे हम, उसके बाद लेड ले लेते हैं, फिर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। सबसे पहले हम जब कॉपर को देखते हैं, कॉपर को जब हम कोल्ड वाटर में डालते हैं तो वो बहुत ही, कॉपर और सोडियम ये बहुत ही विगोरसली रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। इतनी हीट रिलीज़ होती है कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बाकी इसके अलावा ये जो कैल्शियम है ये भी नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर जाता है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद क्या करना है, डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। तो यस, पोटेशियम और सोडियम जो है वो फायर प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन होता है तो बहुत हीट रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ लेती है। फिर डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कैल्शियम है ये फ्लोट करने लगता है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो इसके सरफेस पे स्टिक हो जाती है बबल्स के फॉर्म में, और उस बबल्स की वजह से वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। फिर क्या करना है, बाकी जो मेटल्स हैं उसको हॉट वाटर से रिएक्ट कराना है। तो इन सारे मेटल्स में सिर्फ मैग्नीशियम है जो कि हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। उसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं उसको स्टीम से कराना है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि एल्यूमिनियम, जिंक एंड फेरस ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ना ही कोल्ड वाटर से ना ही हॉट वाटर से, सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और बाकी जो 4 मेटल बच गए ये ना ही कोल्ड वाटर से, ना ही हॉट वाटर से, ना ही स्टीम से, यानी कि ये वाटर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, लिस्ट रिएक्टिव हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ओवरऑल क्या पता चल रहा है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, जो मॉडरेट रिएक्टिव है वो स्टीम से रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन जो लिस्ट रिएक्टिव है वो वाटर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोल्ड वाटर से जो रिएक्ट करने वाले मेटल्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैल्शियम, इससे ज़्यादा सोडियम और सबसे ज़्यादा पोटेशियम। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है रिएक्टिविटी विथ वाटर। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, फिर उससे कम होता है सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम फेरस, उससे कम लेड, उससे कम कॉपर, उससे कम एजी और सबसे कम सिल्वर। ये है रिएक्टिविटी सीरीज़, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन। सोडियम पोटेशियम जो है फायर प्रोड्यूस करते हैं, और जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगता है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट आफ्टर सम टाइम। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम फेरस एंड जिंक स्टीम से रिएक्ट करता है, और लेड कॉपर एल्यूमिनियम एंड लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड ये वाटर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन है कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए जो गैस निकलती है उसमें आग पकड़ लेती है। ये इक्वेशन आपको मेंशन करना है। कैल्शियम फ्लोट करने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन बबल्स उस पर स्टिक हो जाती है। ये रहा आपका इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब आप कहेंगे कि मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तब तो मेटल ऑक्साइड बनता है, तो बिल्कुल सही बात है। पहले जो है मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये फ़ौरन से रिएक्ट कर जाता है, फिर फर्दर वाटर से रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये भी फ्लोट करने लगता है। एल्यूमिनियम फेरस जिंक जो है स्टीम से रिएक्ट करेगा कुछ इस तरह से, और बाकी जितने मेटल्स हैं वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ओवरऑल हमें इसका कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो जितने रिएक्टिव होते हैं वो उतनी ही जल्दी वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, और जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। 3.11 में कह रहा है कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन इफ द सैंपल आर टार्निश्ड रब देम क्लीन विद सैंड पेपर। क्वेश्चन क्या है कि सोडियम और पोटेशियम इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर जाते हैं। ये इतने विगोरसली रिएक्ट करते हैं कि ठंडे पानी में भी बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, इसलिए सोडियम पोटेशियम को हटा देना है। बाकी क्या बच गया हमारे पास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरस, पहले जिंक आएगा जैसा कि हमने अभी तक की एक्टिविटी में ऑब्जर्व करा है, जिंक, फेरस, उसके बाद लेड, फिर कॉपर, राइट, और उसके बाद सिल्वर एंड गोल्ड। अब क्या करना है, पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl से इन सभी मेटल्स को रिएक्ट करके देखना है कुछ इस तरह से। इस टेस्ट ट्यूब में HCl ले लेना है और बारी बारी से एक एक मेटल डालना है। फिर इसमें एक थर्मोमीटर डाल देना है टेम्परेचर चेक करने के लिए कि किस कंडीशन में टेम्परेचर राइज हो रहा है, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, है ना। और बबल्स के फॉर्मेशन को भी ऑब्जर्व करना है। तो हम ये पाएंगे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत हाईली रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से, इन दोनों में बहुत फास्टेस्ट बबल फॉर्मेशन होता है। एल्यूमिनियम, जिंक में इससे स्लो होता है, फेरस में इससे भी स्लो होता है, और कॉपर में तो कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं होता है। दैट ना ही टेम्परेचर में कोई चेंज आता है और ना ही बबल फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स क्या कि कॉपर HCl से रिएक्ट नहीं करता है, कॉपर HCl से रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस लाइन को तो आप अभी बाद में समझोगे। रिएक्टिविटी सीरीज इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद बनाई गई है, ठीक है। तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई इट कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जैसा कि हमने पिछली एक्टिविटी में भी देखा था कि कॉपर जो है जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस कर पाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिड से तो रिप्लेस करना और मुश्किल है, ठीक है। तो कॉपर जब डालते हैं हम HCl में तो कोई भी हमें चेंजिंग देखने को नहीं मिलती है। बट मैग्नीशियम में फास्टेस्ट बबल फॉर्मेशन होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर राइज होता है, और धीरे धीरे ये इस तरह से स्लो होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर रहा आपका, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिल जाता है हमें कि हर मेटल्स का रिएक्टिविटी अलग अलग होता है ना। इससे हमें इसके जब हम इक्वेशन को लिखते हैं, अगर हम इसके इक्वेशन को लिखते हैं तो मैग्नीशियम जब HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जब एल्यूमिनियम को बर्न करते हैं हम, जब हमने एल्यूमिनियम को HCl में डाला तो ये भी एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वो जो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस बन रही है, राइट। जिंक को जब हमने डाला HCl में तो जिंक भी एक सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब हमने आयरन को डाला तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि आयरन भी क्या करता है, एक
सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, बट कॉपर में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने यहाँ पे दो चीज़ नोटिस करी। एक कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। हर कंडीशन में एक सॉल्ट बन रहा है, एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है ना। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखो गौर से कि ये मैग्नीशियम जो है HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, जिंक HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अब अगर हम कोई दूसरा एसिड ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड अगर हम ले लेते हैं, तब उसके साथ कैसा रिएक्शन होता है आइए देखते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ जब हम मैग्नीशियम को जब हम नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब हम एल्यूमिनियम डालते हैं HNO3 सॉल्यूशन में, तब हमने ये ऑब्जर्व करा कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट तो बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन की जगह पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जब हमने जिंक के साथ HNO3 का रिएक्शन कराया, तब भी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जिंक नाइट्रेट बनता है और फिर हाइड्रोजन ना बन करके नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनता है। फेरस के साथ भी जब हमने रिएक्शन कराया HNO3 का, तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि फेरस जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो फेरिक नाइट्रेट बनता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर रिलीज होती है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब हमने HCl से कराया था तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी हर केस में, लेकिन जब हमने HNO3 से नाइट्रिक एसिड से जब हमने रिएक्शन कराया तो सिर्फ मैग्नीशियम है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसके पीछे ये रीज़न है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है, HNO3 जो होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि जैसे ही किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये फ़ौरन से उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ठीक है, तो इसीलिए कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। बट दो मेटल्स ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ये दोनों जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होती है। ओके, सो इसमें इस एक्टिविटी में यही कंक्लूड किया गया है कि मेटल्स एसिड्स से रिएक्ट करते हैं, लेकिन हर मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें कह रहा है कि टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। अब यहाँ पे मेटल सॉल्ट में मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो चेक करना है। इसमें हमें दो चीज़ लेनी है, एक कॉपर लेना है और एक आयरन नेल लेना है। कॉपर को फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालना है और आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालना है। तो हम इसे टेस्ट ट्यूब को नाम दे देते हैं A और B। A में क्या है, कॉपर सल्फेट, और इसमें हमने डाला आयरन नेल यानी कि फेरस। सॉल्यूशन B में क्या है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें हमने डाला कॉपर वायर। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होता है और हमने किस बेसिस पर कहा कि रिएक्शन हुआ है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमने इसमें नेल नहीं डाला था तो इसका कलर कैसा था, इस सॉल्यूशन का ब्लू, और जैसे ही हमने इसमें आयरन डाला 20 मिनट्स के बाद जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये ब्लू से क्या हो जाता है, पेल ग्रीन हो जाता है। बट इस सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब B में जब हम देखते हैं तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंज। इससे हमें ये पता चलता है कि टेस्ट ट्यूब A में रिएक्शन हुआ है, टेस्ट ट्यूब B में रिएक्शन नहीं हुआ है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन और ये रहा एक्सप्लेनेशन। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम कॉपर सल्फेट में फेरस को डालते हैं, ये एक्टिविटी हमने पहले भी करी हुई है, जब हम फेरस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, फेरस मोर रिएक्टिव है, जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। बट जब हम फेरस सल्फेट में कॉपर को डालते हैं तो कॉपर फेरस से कम रिएक्टिव होने की वजह से क्या हो जाता है, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, कॉपर फेरस सल्फेट से फेरस को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो इससे हमें दो चीज़ें पता चल रही है कि जो मोर रिएक्टिव, कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमें इसका, कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके अपने ही सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं और इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो इसमें यही बताना था कि मेटल सॉल्ट से किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे जो मोर रिएक्टिव होगा वो
इजीली डिजॉल्व कर देगा, रिएक्शन होगा, और जो लेस होगा वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है, टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। इसमें कुछ सॉल्ट सॉल्यूशंस, सॉल्ट सैंपल लेने हैं, सोडियम क्लोराइड लेना है, पोटेशियम आयोडाइड लेना है और बेरियम क्लोराइड लेना है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्ट, तो हम ये पाते हैं कि ये सारे सॉलिड्स स्टेट में होते हैं, बट जब हम इस पर प्रेशर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। हार्ड तो होते हैं, हार्ड सॉलिड होते हैं, बट प्रेशर पड़ने पे ये टूट जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सैंपल ऑन द मेटल स्पैटुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको स्पैटुला में लेकर के बर्न करना है। तो जब हम NaCl को बर्न किया, फिर हमने पोटेशियम आयोडाइड को बर्न किया, फिर बेरियम क्लोराइड को बर्न किया, तो जब हम NaCl को बर्न करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये मेल्ट नहीं होता है। पहली चीज़, किसी भी इन तीनों को जब हम मेल्ट करते हैं तो ये मेल्ट नहीं होता है और अलग अलग फ्लेम देता है। जब सोडियम क्लोराइड को बर्न करते हैं तो इसका फ्लेम हमें येलो मिलता है, जब हम पोटेशियम आयोडाइड को बर्न करते हैं तो इसका हमें पर्पल कलर देता है फ्लेम, बेरियम क्लोराइड को जब हम बर्न करते हैं तो हमें ग्रीन फ्लेम मिलता है। आगे क्या कर रहा है, डू दिस कंपाउंड मेल्ट, तो क्या हो जाएगा आंसर, नो, मेल्ट नहीं होते हैं। ट्राई टू डिजॉल्व दिस सैंपल इन वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन, आर दे सॉल्युबल। अब इस सोल्यूशन को, ये जो सोल्यूशन मिला है, ये जो कंपाउंड है मेल्ट होने के बाद, गर्म करने के बाद जो हमें कंपाउंड मिला, उसको क्या करना है, वाटर में, पेट्रोल में, केरोसिन में डिजॉल्व करके देखना है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये सारे के सारे कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही डिजॉल्व होते हैं। फिर क्या करना है, मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8 एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ 1 साल। फिर इस तरह से आपको सर्किट बनाना है, 1 by 1 साल्ट सॉल्यूशन डालना है। पहले NaCl डाला हमने, पोटेशियम आयोडाइड डाला, फिर बेरियम क्लोराइड डाला। तीनों ही केसेस में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो बल्ब है ये क्या हो जाता है, ग्लो कर जाता है। डेट मीन्स कि सॉल्ट सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्ट मेल्ट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इससे, इन सारे ऑब्जर्वेशंस से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि सॉल्ट जो होते हैं दे आर आयनिक कंपाउंड्स, है ना, यानी इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब आयंस माइग्रेट करते हैं, राइट। हमने एसिड्स में चेक किया था, एसिड्स आयनाइज हो जाता है वाटर में, तो यानी यहाँ पर भी सॉल्ट भी आयनाइज हो रहा है वाटर में, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। दैट मीन्स सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, दे आर जनरली सॉलिड। हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, बट प्रेशर पड़ने पे ब्रिटल हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये ऑब्जर्व करी कि जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये मेल्ट नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक इंट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये सोडियम है और ये क्लोरीन आयन है, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। थर्ड चीज़ हमने ये पता करी कि जब हम इसे वाटर, केरोसिन, पेट्रोल में डालते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही डिज़ोल्व होता है। ठीक है, दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड्स जनरली वाटर में ही डिज़ोल्व होते हैं, अदर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। फोर्थ चीज़, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट। जब हमने इसे गर्म करके वाटर में डाला, मेल्ट करके वाटर में डाला, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो फ्रीली माइग्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पता चलती है। ये ऑब्जर्वेशन है, यू कैन गो थ्रू इट। और ये रहा आपका कंक्लूजन। ये 4 एक्टिविटी हमने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स की इस एक्टिविटी के थ्रू ऑब्जर्व करी, कंक्लूड करी। ठीक है, चलो लास्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पे 3.14 में क्या कह रहा है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम। A, B और C 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, लेबल कर देना है, और उसके बाद इसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब A में कुछ वाटर ऐड करना है। A में हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है। पोर बॉयल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब B, ऐड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल एंड कॉर्क इट। B में हमें डिस्टिल्ड वाटर लेना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है, साथ में ऑयल भी डालना है। टेस्ट ट्यूब C में क्या करना है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड कंसेंट्रेटेड होना चाहिए, वो डाल देना है। और तब इसको कुछ दिन लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू डेज एंड देन ऑब्जर्व। कुछ दिनों तक हमें इसे एज इट छोड़ देना है और फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो कुछ दिनों के बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब A है, इसमें रस्टिंग हो जाती है, इसमें जो आयरन नेल हमने डाला था उसमें रस्ट
पर जाते हैं। लेकिन बी और सी में जो आयरन नेल है, बी और सी में जो आयरन नेल है वो शाइनी ही रहता है। यहाँ पे देखो इसमें रस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, बट बी और सी में जो आयरन नेल है वो बिल्कुल चमकदार ही रहता है, उस पर रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो रस्ट। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व करा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि जब हमने सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए में जब हमने सिर्फ वाटर डाला था तो ये एयर के कांटेक्ट में भी था, एयर भी आसपास मौजूद थी, मॉइस्चर प्रेजेंट था, यानी ये एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में था, इसलिए रस्टिंग की प्रोसेस हुई। टेस्ट ट्यूब बी में हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया, ऑयल डालने की वजह से एयर का आना बंद हो गया, एयर के कांटेक्ट से ये आयरन नेल प्रोटेक्ट हो गई। सिर्फ और सिर्फ ये वाटर के कांटेक्ट में था, इसलिए जंग नहीं लगा। थर्ड कंडीशन में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला था, जो मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयर था, वाटर नहीं था, तो इसमें जंग नहीं लगा। दैट मीन्स कि जंग लगने के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए ज़रूरी है कि वाटर और एयर दोनों ही प्रेजेंट हो। इन दोनों में से कोई एक अगर प्रेजेंट है तो फिर रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, और कंक्लूजन हमें ये निकलता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर साइमल्टेनियसली। इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों साथ साथ होने चाहिए, तभी जंग लगती है। और इस कोरोजन से प्रोटेक्शन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन में हम मेटल्स के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। दूसरी प्रोसेस होती है एलॉइंग की, एलॉय का फॉर्मेशन होता है, एक मेटल के साथ दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिला करके उसको एलॉय बनाया जाता है, या फिर हम पेंट करके भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं प्रिवेंशन की। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आयरन जो होता है ना, आयरन जो होता है ये अपने प्योर स्टेट में बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसको जब यूज़ में लाने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए इस आयरन में कार्बन मिलाया जाता है, तब ये स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनता है। और अगर हम आयरन में निकल मिला देते हैं, साथ में क्रोमियम मिला देते हैं, तो इससे क्या बनता है, इससे जो एलॉय बनता है उसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन किसमें कैसे होता है, आयरन के साथ निकल और कॉपर को मिक्स करके। थर्ड चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि गोल्ड जो अपने प्योर स्टेट में होता है ये भी बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसकी जब हम ज्वेलरी बनाएंगे तो वो ज्वेलरी नहीं बन पाएगी सही से। तो ज्वेलरी बनाने के लिए इसमें गोल्ड के साथ सिल्वर, या तो सिल्वर मिक्स किया जाता है या इसके साथ हम कॉपर ऐड करते हैं, तब ये 22 कैरेट का गोल्ड बनता है। 22 कैरेट प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, है ना। और ज्वेलरी जो बनती है वो 22 कैरेट का होता है, यानी उसमें 2 कैरेट जो है वो या तो सिल्वर ऐड होता है या कॉपर ऐड होता है। ठीक है, इसके अलावा ओर का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो ओर से मेटल के एक्सट्रैक्शन की अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है मोल्टेन ओर की, और तब फिर प्योर मेटल मिलता है। अगर मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स हैं तो उसके कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन की प्रोसेस से निकाला जाता है, और उसके सल्फाइड ओर को रोस्टिंग की प्रोसेस से निकाला जाता है। बाकी इसके बाद कैल्सिनेशन करते हैं, फिर उसका मेटल ऑक्साइड कैल्सिनेशन से हमें मिलता है। उसके बाद फिर उसका रिडक्शन कराया जाता है, तब हमें जो मेटल मिलता है उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। लो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उसके सल्फाइड ओर को रोस्टिंग की प्रोसेस से हम निकालते हैं, और फिर जो मेटल हमें मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं। तो ये स्टेप्स भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से भी क्वेश्चन रहता है। और प्रीवियस जो हमने ये देखा तो ये 2025 में इससे क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे मैं अटैच करना भूल गई। ठीक है, ये सेम टू सेम पूछा हुआ था इसमें कि यहाँ पे कोरोजन किस में होगा। ठीक है, साथ ये एक्टिविटी खत्म होती है। अब हम लोग चैप्टर 4 की एक्टिविटीज़ को जल्द ही देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।